कभी ना कभी आपको यह प्रश्न जरूर परेशान कर रही होगी जब किसी के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपने आप को रेस्ट में मानते हैं या फिर गति में मानते हैं, यानी मोशन में मानते हैं, है कि नहीं। आपको ये बातें हमेशा परेशान कर रही होंगी। चलिए आज हम उन्हीं सब बातों को और उन सभी बातों का निराकरण क्या हो सकता है और हम जब किसी के द्वारा ऐसी प्रश्न की जाएगी तो उसका जवाब हम लोग कैसे देंगे, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आज की क्लास में और देखेंगे ये कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही जुड़ी हुई है, जिस कारण से हम लोग इसको ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते नहीं हैं और ये हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम अपने आप को रेस्ट में हैं या फिर मोशन में। तो चलिए आज इस क्लास में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कितने सारे टाइप होते हैं। आइए, मैं कमलेश कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स टॉप पर और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो बात करें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टू टाइप्स हैं। एक है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वो ये कहता है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज अनएक्सेलरेटेड। अब अनएक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी या तो रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, या तो रेस्ट में हो नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो। सर, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी मोशन कर रहा होता है, जब वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है उसकी स्पीड, जब टाइम के साथ उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है तो हम लोग कह देते हैं कि वह बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में गति कर रहा है कि नहीं। यानी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। आफ्टर 10 मिनट्स या फिर आफ्टर 20 मिनट्स उसकी जो स्पीड थी, सपोज कर लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर से, आफ्टर 10 मिनट भी उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ही होंगी। इसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म, क्या कहते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, है कि नहीं। तो एंड नॉन रोटेटिंग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन में तो गति करना ही चाहिए, उसके साथ साथ नॉन रोटेटिंग भी होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कोई बॉडी रोटेट नहीं करना चाहिए, नहीं, तब हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी किस में होगा, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। फॉर एग्जांपल में अगर देखें तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टार क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं। स्टार क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। तो हम लोग, ये एग्जांपल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो आपसे एक क्वेश्चन है, तो बताइए क्या अर्थ भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है या नहीं? तो इसका जवाब है जी हाँ, अर्थ भी क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो सर, आपने तो ये कहा कि वो यूनिफॉर्म मोशन तो करना चाहिए, तो इसको तो ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन तो अर्थ कर रहा होगा, बट वो तो रोटेशन भी कर रही है अपने एक्सिस के अलोंग। रोटेशन क्या होती है? जब कोई चीजें अपने एक्सिस के अलोंग क्या करती है? रोटेट करती है। तो हाँ, ये तो बात सही है कि अर्थ भी अपने एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, ठीक है। तो सर, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे हैं? तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो हमने एग्जांपल आपको दिया, जैसे स्टार्स वगैरह है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हैं, है कि नहीं। अब अनएक्सेलरेटेड को जरा हम लोग डिफाइन करते हैं कि अनएक्सेलरेटेड का मतलब होता क्या है। नहीं, ये अनएक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है कि नहीं। तो लिखिए, since the reference frame
द reference frame is unaccelerated। तो रेफरेंस फ्रेम में क्या है, अनएक्सिलेटेड है। अब अनएक्सिलेटेड का मतलब क्या होता है सर, तो अनएक्सिलेटेड का मतलब होता है देयरफॉर ये कह सकते हैं कि नो external forces are applied on the body। यानी अब अनएक्सिलेटेड का मतलब क्या होता है, अनएक्सिलेटेड का मतलब होता है उस बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हम लोग इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, देन ये लिख सकते हैं कि फोर्स सभी डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, जेड में क्या होंगी, जीरो होंगी। हमने कल पिछले क्लास में ये चर्चा किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में तो नहीं, बट साइंस के बारे में, फिर साइंस से कैसे फिजिक्स अलग हुआ उसको भी चर्चा की है नहीं। और उसमें हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बताया था, और उसमें बताया था एफ एक्स, उसमें एक्स वाई जेड के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। तो उसी कोऑर्डिनेट में हम लोग इस फोर्स को रखेंगे तो फोर्स एक्स में कितना होगा, जीरो। फोर्स एक्स में कितना होगा, जीरो। फोर्स वाई में भी कितना होगा, जीरो। और फोर्स जेड में भी कितना होगा, जीरो। फोर्स जेड में भी जीरो होगा, यानी सभी डायरेक्शंस में फोर्स क्या होंगी, जीरो होंगी। अब बताइए बाबू, फोर्स का आपने फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्स में कितना होगा, हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जेक्ट जो मोशन करती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती है। ये हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, है कि नहीं। आइए देखते हैं। तो इसी तरह से हम एफ में भी लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन वाई में कितना हो जाएगा, जीरो। मास इंटू एक्सीलरेशन जेड में कितना होगा, जीरो। और आपने एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं, अगर एक्स में बात करें तो dx अपॉन dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं बाबू, dx अपॉन dt स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप। यहाँ से इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिखिए, मास तो कांस्टेंट रहेंगी, एक्सीलरेशन ये हो जाएंगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मास इंटू एक्सीलरेशन ए वाई के लिए क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सेम एज मास इंटू ए जेड के लिए क्या लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको जीरो के अपॉन में ले आते हैं। नहीं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हमें वेलोसिटी क्या करना है, कांस्टेंट लाना है। और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होती है, v इज इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी टी फॉर एक्स के लिए। नहीं, एक्स के लिए क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी टी। और y के लिए फिर सेम है, y के लिए भी हो जाएगा dy अपॉन डी टी। और z के लिए वी जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका डबल डिफरेंशिएशन होता है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सेम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये m कहाँ गया, जीरो के अपॉन में आकर के वो जीरो हो गया।
डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी, और इसको हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। क्या चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ पे आप कॉमा दे दीजिए जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। देन डी अपॉन डी टी, इसको भी सेम लिख लीजिए, डी वाई अपॉन डी टी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। डी जेड अपॉन, देखिए डी अपॉन डी टी, क्या डी जेड अपॉन डी टी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 0। अब यहाँ से आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन भी कि जब कोई फंक्शन कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। जब कोई फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो उसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो 0 होती है। तो देखिए इस फंक्शन का हम डी अपॉन डी टी, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और डी एक्स अपॉन डी टी है क्या? वेलोसिटी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है? कांस्टेंट है। क्या बाबू? कांस्टेंट है। और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होती है। किसके इक्वल होती है? वी एक्स के इक्वल होती है। तो हम यहाँ से प्रूव कर सके हैं कि वी एक्स में जो क्या है? कांस्टेंट है। एंड सेम वी वाई में भी, जिसको हम डी वाई अपॉन डी टी लिख रहे हैं, ये भी क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। फिर सेम डी जेड में भी डी जेड अपॉन डी टी क्या शो करेगी? वेलोसिटी जेड में, ये भी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो हमने जो देख रहा था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जेक्ट जो मोशन करती है वो अनएक्सेलरेटेड होती है। इट मीन्स कि यूनिफॉर्म मोशन में होती है। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब होता है कि उसमें एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है? मोशन कर रही है। यानी उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 0 है कि नहीं? तो ये हमने सिद्ध भी कर लिया, इन मैथमेटिकली भी सिद्ध कर लिया कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? चलिए अब हम देखते हैं, तो आखिर इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं सबसे पहले। चलिए आप स्क्रीनशॉट नहीं तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए तो साइज को रहने देते हैं। ठीक, चलिए बिठाते हैं। तो हम लोग लिख लीजिए, सो बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, body is in uniform motion until, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगे। बॉडी तब तक यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा। तो until the external force is applied एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, है कि नहीं? जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी क्या करेगा? यूनिफॉर्म मोशन ही करेगा, है ना? यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, है कि नहीं? तो और यही है, इट इज, लिख सकते हैं इसको कि इट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? न्यूटन, यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ,
न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि नहीं? आपने पढ़ा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम लोग बहुत इन डिटेल लॉज ऑफ मोशन के बारे में इन डिटेल देखने वाले हैं, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, वो सब हमारा काम है कवर करना। बस आप डिमांड कीजिए कि क्या आपको क्या ज़रूरत है, आपको किस टॉपिक की ज़रूरत है, नहीं आप डिमांड कीजिए, वैसे हम लॉज ऑफ मोशन इन डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है? तो यही से निकल के आती है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता है। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करें, तब तक वो बॉडी रेस्ट में रहेंगी, या फिर मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगी। यही तो है न्यूटन फर्स्ट लॉ, है ना? और वो भी तो इस वी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर वी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या वी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या शो कर रही है? ये भी तो यही शो कर रही है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है कि नहीं? ये भी वही शो कर रही है। तो ठीक है, चलिए, हमने स्टार्टिंग में ही अर्थ का एग्जांपल लिया था और देखा था कि अर्थ भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इसके बावजूद भी कि वो रोटेशन कर रही है अपने एक्सिस के अलोंग, है कि नहीं? आइए उसको भी प्रूव करके देख लेते हैं कि किस प्रकार आखिर अर्थ रोटेशन कर रही है और फिर भी वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। चलिए देखते हैं। अब उसको प्रूव करने के लिए आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर नहीं भी आ रहे तो कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है? और आगे हम लोग आने वाले जो वीडियोज होंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, ठीक है? आने वाली 2-4-5 वीडियो के बाद वो कवर होंगे। नहीं, अभी तो 4-5 वीडियो से आपको लॉज ऑफ मोशन पर ही लग जाएंगे, है ना, इन डिटेल देखने के लिए। हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर सर्कुलर मोशन, इन समय थोड़ा सा टाइम लगने वाली है, 9 या 10 एपिसोड इस पर तो यानी कम से कम बनेंगे ही वीडियो लॉज ऑफ मोशन पर। उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे, कवर करेंगे। चलिए आइए और देखते हैं कि आखिर अर्थ रोटेशन के बावजूद भी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे टिका हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अगर थोड़ा सा लिख लीजिए कि इनफैक्ट लिखिए अर्थ इनफैक्ट अर्थ इज नॉट यानी आपके कहने के बावजूद ये क्या नहीं होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? इनफैक्ट अर्थ इज नॉट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ reference because it is accelerated due to its rotation due to its rotation about its axis and revolution about the sun, है कि नहीं?
तो ये थी आपकी मिनट थी। हम लोग देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। और तो क्या है ना, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो आइए देखते हैं। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द centripetal acceleration due to earth रोटेशन कर रही है। किसके कारण? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण वो रोटेशन कर रही है। ठीक है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर हम ये कहते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं, सिर्फ फॉर्मूला देख लीजिए। आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, है ना। आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं। फिलहाल आप फॉर्मूला से ही देख करके काम चलाइए, है कि नहीं। तो अर्थ के कॉन्सेप्ट में हम लोग आर को क्या कह सकते हैं? सॉरी, आर को हम लोग कह देंगे कि यह आर किसका? रेडियस का, इसका किसका लेंगे? अर्थ का लेंगे। तो रेडियस होगा अर्थ का, है कि नहीं। यहाँ पे आप इस पेन से लिख लीजिए, मार्कर से लिख लेते हैं। तो आर किसका? अर्थ का, और ओमेगा स्क्वायर। अब अर्थ का रेडियस क्या होता है कि नहीं? वेयर यहाँ ओमेगा क्या है बाबू? ओमेगा क्या है? ये एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। पढ़ेंगे आप एंगुलर वेलोसिटी की भी कॉन्सेप्ट हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन के कारण। किसके कारण? रोटेशन के कारण। देखिए हमारी अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। हम लोग पहले रोटेशन के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन देखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखेंगे, है कि नहीं। उसका रिवोल्यूशन के कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखेंगे, और देखेंगे क्या उस एक्सेलरेशन में क्या कोई वैल्यू चेंज हो रही है। अगर वैल्यू चेंज हो रही होंगी, अगर वो वैल्यू ज़्यादा चेंज है, तब तो वो कह देंगे कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है। अगर वो वैल्यू बहुत कम चेंज है तो हम ये कह देंगे, अगर वो निग्लिजिबल होगा, अगर बहुत कम होगा तो हम लोग उसको निग्लिजिबल मान लेंगे। अब तब ये कह सकते हैं कि ये जो अर्थ है, इसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसमें निग्लिजिबल चेंज है, तो हम लोग कह देंगे कि अर्थ क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, है कि नहीं। तो देखते हैं कि वो जो एक्सेलरेशन है उसकी जो वैल्यू है, क्या वो निग्लिजिबल आ रही है, यानी बहुत कम आ रही है, या फिर एक कुछ वैल्यू है जिसको हम लोग कुछ मान सकते हैं। नहीं, तो देखते हैं कि कैसी वैल्यू आ रही है, क्या बहुत कम आ रही है क्या, है कि नहीं। देख लेते हैं। जहाँ ओमेगा क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी है ऑफ रोटेशन के कारण, है कि नहीं। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। क्या होती है बाबू? 2 पाई बाई टी। तो और एक रोटेशन, अर्थ को एक रोटेशन अपने एक्सिस के अलोंग कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं। 24 आवर्स में वन रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है कि नहीं। तो बताइए 2 पाई अपॉन टाइम कितना हो जाएगा? 24 आवर्स। इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 करेंगे, है कि नहीं। 60 इंटू 60 करेंगे, और ये अगर हम लोग पाई की वैल्यू पुट कर ले, पाई की वैल्यू क्या कर ले? पुट कर लेते हैं, तो लगभग जो इसकी वैल्यू आएंगी 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू पुट की है कि नहीं। और नीचे ये वैल्यू 24 इंटू 360 कितना हो जाएगा वो? 360, है कि नहीं। 3600। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो
ओमेगा इज इक्वल टू देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, लग जाइए 3 6 ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, ये लगभग 7.25 और नीचे लगभग 7.25 इंटू 10⁻⁻⁵। अगर इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग रेडियन में मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रेडियन में, है कि नहीं, पर सेकेंड, तो लगभग ओमेगा की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी 7.25 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड होंगी, है कि नहीं। तो ये हो गया ओमेगा, हमें निकल आया। ओमेगा अगर निकल गया है तो देखिए हमें रेडियस भी पता है, अर्थ की रेडियस हमें नोन है कि नहीं। तो ये लिख लीजिए रेडियस ऑफ द अर्थ, आर ई मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, लिख लीजिए रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ कितना होता है, क्या आप लोगों को पता है रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, देखिए इज इक्वल टू कितना होता है, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है कि नहीं। अगर रेडियस हमें पता है तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, रेडियस हमें पता चल गया, ओमेगा पता चल गया है, तो रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स है कि नहीं, ठीक है। एंड ओमेगा कितना है 7.25 इंटू 10⁻⁻5 कितना है, इस यूनिट को हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए, यूनिट आपको कंफ्यूज करेंगे, सिर्फ डिजिट ही रहने दीजिए, है कि नहीं। चलिए, और ये तो स्क्वायर है ना, क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, नहीं। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटू है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये अप्रॉक्स जो होती है वो होती है 0.033 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कितना होती है, ए इज इक्वल टू 0.033 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये अप्रॉक्स ये वैल्यू आती है कि नहीं। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, और आगे हम लोग थोड़ा सा बोर्ड आपको इरेज करना होगा, तब जाके हम लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और देखते हैं आगे की जो एक एक्सेलरेशन और रह गया उसको फाइंड कर लेते हैं। तो आइए उससे आगे का हम लोग डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो रोटेशन के लोग हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या किया है, फाइंड कर लिया है। अब हम लोग रिवोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। रोटेशन तो उसके एक्सिस के अलोंग होता है, तो हमने उसके लिए क्या किया, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन रोटेशन के साथ साथ अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड क्या करता है, रिवोल्यूशन भी तो करता है ना, तो उसमें भी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, है कि नहीं, इस प्रकार से। तो अब हम वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी फाइंड कर देते हैं। तो लिखिए then centripetal acceleration, then centripetal acceleration of earth due to its revolution, है कि नहीं। रिवोल्यूशन कारण देख लेते हैं,
तो रिवोल्यूशन के कारण देखिए, तो ए इज इक्वल टू क्या होते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं। और ओमेगा को हम लोग बता दिए क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। नहीं तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग ओमेगा फाइंड कर लेते हैं, फाइंड ओमेगा, है कि नहीं। पहले फर्स्ट क्या कर लेते हैं, ओमेगा फाइंड कर लेते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। कितना होता है, 2π/t। तो 2π और टाइम, देखिए एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितने समय लगते हैं। तो अगर हम बात करें तो कितने समय लगेंगे, तो 1 इंटू क्योंकि 365 डेज लगते हैं, कितने, सॉरी 365 डेज लगते हैं, नहीं 1 इंटू 1 ईयर्स तो लगते हैं ना। 365 कितने टाइम लगते हैं, 365। और उसको अगर यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, है कि नहीं, कितना से, 24, एक डेज में 24 आवर्स, है कि नहीं। और फिर 60 इंटू 60 से, क्या आपने समझा कि नहीं। देखिए 1 ईयर्स लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को, नहीं तो अगर उसको हम लोग टाइम में कन्वर्ट करें तो 365 डेज लगते हैं। और 1 डेज होता है 24 आवर्स। 24 से हमने मल्टीप्लाई किया तो अब ये आवर में कन्वर्ट हो चुका है, नहीं आवर में कन्वर्ट हो गया। आवर को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 कर दिया, है कि नहीं। तो आप समझ गए। चलिए ओमेगा इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखते हैं तो 2π 2 और पाई का वैल्यू होता है 3.14 अपॉन 365 इंटू 24 इंटू 3600, कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3600। तो ओमेगा इज इक्वल टू, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग आपको 2 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड आपको मिलेगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से ओमेगा फाइंड कर लिए। अब रेडियस हमें पता है कि अर्थ की रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6.4। नहीं, अब रेडियस चेंज हो जाएंगे, रेडियस क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन, लिख सकते हैं रेडियस क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन रेडियस जो हमारा हो जाएगा वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन के होगा, है ना। रेडियस क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा अर्थ और सन के बीच का, अर्थ एंड सन। अब आपको अर्थ और सन का अगर डिस्टेंस पता है तब तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम हैं आपको बताएंगे। तो जो आर कितना होगा, देखिए डिस्टेंस होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, नहीं कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है अर्थ से सन की डिस्टेंस, नहीं या फिर क्या है, सन से अर्थ की डिस्टेंस कितनी होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग एक्सेलरेशन ए लगा लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए फाइंड कर लेते हैं। नाउ वी फाइंड एक्सेलरेशन, नहीं एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर कितना है बाबू,
आर हो जाएगा आपका डिस्टेंस, यानी 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना है, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू, और हाँ इसका स्क्वायर है, ओमेगा का स्क्वायर है नहीं, ये जो वैल्यू लगभग 0.006 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। कितना आता है, 0.006। और हमने जो देखा था बाय रोटेशन, फ्रॉम रोटेशन से, फ्रॉम रोटेशन के कारण, फ्रॉम रोटेशन के कारण एक्सीलरेशन हमने कितना देखा था, 0.003 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखा था, 33 देखा था, 0.33 देखा था, 3 मान लेते हैं, इतना था। तो आप देख रहे हैं इसमें एकदम ये 0.003 एकदम निग्लिजिबल वैल्यू है बाबू। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निग्लिजिबल मान सकते हैं, है कि नहीं। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस, या फिर ऐसा लिखिए, द above two equations, the above two equations या two acceleration, two acceleration है कि नहीं, are very small, are very small, है कि नहीं, क्या है, बहुत स्मॉल है। दैट इज, इसका मतलब ये होता है कि इसको हम लोग निग्लिजिबल मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, निग्लिजिबल, निग्लिजिबल, क्या मान सकते हैं, निग्लिजिबल। देन हम लोग ये कह सकते हैं, हेंस अर्थ कैन बी, क्या कह सकते हैं, हेंस अर्थ कैन बी taken as an inertial frame of reference, inertial frame of reference, frame of reference। तो ये रहा, आपने देखा कि अर्थ किसमें होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, जबकि माइनर सी चेंज थी इन दोनों वैल्यू में, बाय रोटेशन एंड बाय रिवोल्यूशन, दोनों इस एक्सेलरेशन माइनर चेंज थी, जिस कारण से हमने इसको क्या किया, और बहुत छोटा सा ये क्या था, नंबर बहुत छोटा नंबर था, इसलिए हमने इसको क्या किया, निग्लिजिबल मान लिया है। नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि द अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपनी तैयारी को जमकर कीजिए, और आने वाली जो प्रश्न जो होंगे उनकी सॉल्यूशन भी हम लोग आगे ढूंढेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक।